हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे इन्फ्लेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक की मेजर्स क्या क्या अडॉप्ट किए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि क्या इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये कंट्रोवर्सी हमने कवर की थी लास्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कि क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है एक लीगल, एक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिटरमाइन करके चलते हैं हम कि ये जो एक इन्फ्लेशन होती है एक लिमिट तक फेवरेबल रहती है। जैसे ही लिमिट को क्रॉस कर जाता है इन्फ्लेशन, वैसे ही ये डेंजर सिचुएशन को है जो क्रिएट कर देता है। यानी कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है, उसके लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट के अंदर इन्फ्लेशन ज़रूरी है। जैसे वो सेफ लिमिट क्रॉस कर ली जाती है इन्फ्लेशन के द्वारा, वैसी सिचुएशन है जो डेंजर आ जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जो पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं इन्फ्लेशन के। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो इन्फ्लेशन उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं मॉनेटरी मेज़र। मॉनेटरी मेज़र के अंदर कवर करेंगे पैसे के थ्रू कैसे हम इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मॉनेटरी मेज़र के अंदर क्या आता है, मनी की हेल्प से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू। सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा तो वो किसके अंदर कवर करेंगे, मॉनेटरी मेज़र के अंदर। कहते हैं जो केन्स हैं, लेकिन ये कहता है मॉनेटरी मेज़र का जो सही नहीं मानते कि मॉनेटरी मेज़र की हेल्प से इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं जैसे मिल्टन हो गया, फ्रीडमैन, डॉन पेंटिंकिन, तो ये मानती हैं कि मॉनेटरी मेज़र ज़रूरी है इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कंट्री के ऊपर जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े इन्फ्लेशन का। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मॉनेटरी मेज़र्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया। सबसे पहले तो कंट्रोल ओवर मनी। कहते हैं कि मनी के ऊपर कंट्रोल कर लो जिससे क्या हो, इन्फ्लेशन काबू में आ जाए। कहते हैं यहाँ पे सजेशन दिया गया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कि गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दो इश्यू ऑफ मनी के ऊपर, यानी कि मनी को इशू ही मत करो। जैसे ही मनी को इशू किया जाता है तो सर्कुलेशन में मनी आती है, जिस कारण से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है। जैसे ही वैल्यू ऑफ मनी डाउन जाती है तो वैसे ही जनरल प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेशन आना जो इकोनॉमी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मेजर ये बोल दिया कि ओवर मनी, यानी कि कंट्रोल कर दो मनी के ऊपर, कि जैसे मनी के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तो वैसे सप्लाई ऑफ मनी काबू में आ जाएगी। जैसे सप्लाई ऑफ मनी काबू में आएगी तो जो परचेजिंग पावर लोगों की वो कंट्रोल हो जाएगी, जिस कारण से वैल्यू ऑफ मनी है जो मेंटेन रहेगी, बढ़ी रहेगी और अपना इन्फ्लेशन है जो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल है जो स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि जो उधारा दिया जाता है बैंकों के द्वारा, कि जो कमर्शियल्स बैंक होती हैं वो पब्लिक को उधारा पैसा देती हैं। तो जब उधारा पैसा सस्ते रेट पे दिया जाता है, यानी कि जो ब्याज की रेट होती है सस्ती होती है, तो लोग है जो उधारा पैसा ज़्यादा उठाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिस कारण से जो डिमांड बढ़ने के कारण जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पे कहा गया कि क्रेडिट को कंट्रोल कर दो। यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए कुछ मतलब कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है कि हम इसको एक एक पॉइंट को समझते हैं। सेंट्रल बैंक क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्रेडिट को कम करना, क्योंकि क्रेडिट को कंट्रोल करके जो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे इन्फ्लेशन है जो कंट्रोल में आ जाए। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होती है, सेंट्रल बैंक जो कि हमारी RBI है, सेंट्रल बैंक जो RBI है वो कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक को क्या करती है, ये सजेस्ट करती है कि आप क्रेडिट को कंट्रोल करो, यानी कि कम से कम क्रेडिट को क्रिएट करो। क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या करती है, आगे पब्लिक को उधारा पैसा देती है, यानी कि क्रेडिट क्रिएट करती है। तो यहाँ पे आगे लोगों को उधार देने वाली बैंक कौन है,
कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेपन्स का इस्तेमाल किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, जिससे क्रेडिट को कम किया जा सके। जैसे सबसे पहला आता है हमारे पास बैंक रेट को बढ़ा देना। बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। बैंक रेट का मीनिंग क्या होता है समझते हैं कि जब हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई बैंक जब उधार में पैसा देती है कमर्शियल बैंक को, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधारा पैसा देती है यानी कि लोन देती है, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाती है? बैंक रेट कहलाती है। तो जब यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी जाएगी, यानी कि आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को उधारा पैसा देती है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी जाए तो जिससे क्या होगा? क्रेडिट को कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि जब आरबीआई से उधारा लेने पे पैसा कमर्शियल बैंक को महंगा पड़ेगा, तो जब आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को उधारा पैसा देगी तो आगे ये भी क्या करेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर देगी, जिससे क्या होगा कि लोग कम उधारा पैसा लेंगे और जिससे सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर लोग कम हो जाएगी, डिमांड है जो गुड्स की कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन का जो काबू में किया जा सकता है। नेक्स्ट तरीका अपनाया जाता है, रेज कर देते हैं मिनिमम कैश रिजर्व रेशो को। हमारे पास कैश रिजर्व रेशो को क्या करना? बढ़ा देना। अब यहाँ पे कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि जो आरबीआई होती है और यहाँ पे हमारे पास ये कमर्शियल बैंक होती है। कमर्शियल बैंक क्या करती है कि जब पब्लिक पैसा जमा करा के आती है जब कमर्शियल बैंक के पास, तो जो टोटल इसके पास डिपॉजिट का पैसा इकट्ठा होता है, उस डिपॉजिट की कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक कहाँ जमा करा के आती है? आरबीआई के पास जमा करा के आती है एज ए कैश रिजर्व रेशो के रूप में। पब्लिक ने पैसा जमा कराया कमर्शियल बैंक के पास, तो जितने टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को मिले उसकी कुछ एक परसेंटेज कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास जमा कर दी एज ए कैश रिजर्व रेशो के रूप में। तो जब आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो का परसेंटेज बढ़ा देंगी, जिससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट का पैसा इकट्ठा है वो ज़्यादा किसके पास चला गया? आरबीआई के पास चला गया कैश रिजर्व रेशो के रूप में। इसके पास कम पैसा बच जाएगा टोटल डिपॉजिट का आगे लोगों को उधार देने के लिए, जिससे क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। सेल कर देना सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में, मतलब क्या है कि जब बैंक सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगी ओपन मार्केट के अंदर जब सेल की गई है सिक्योरिटी, तो उससे क्या होगा? सेल करने से जो पैसा है वो कहाँ चला जाएगा? बैंक्स के पास चला जाएगा, क्योंकि बैंकों ने क्या किया? सिक्योरिटी को सेल कर दिया ओपन मार्केट में, जिससे जो पैसे का फ्लो था वो कहाँ चला गया? बैंक की तरफ आ गया, जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होगी, तो जिससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड जो गुड्स और सर्विसेज की कम हो जाएगी, जिससे जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट होते हैं इंट्रोड्यूस कर देना क्रेडिट रेशो, यानी कि क्रेडिट का यानी कि जो उधार देते हैं उसका क्या फिक्स करते हैं? रेशो फिक्स करती है। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती है जिनके ऊपर है जो गवर्नमेंट ने रेशो फिक्स की हुई है कि आप इतनी परसेंट या इतनी रेशो से ज़्यादा जो उधार नहीं ले पाते, जिससे क्रेडिट को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका आता है इन्हांस करना मार्जिनल रिक्वायरमेंट को। अब ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब बैंक लोगों को उधारा पैसा देती है उसके अगेंस्ट क्या करती है? सिक्योरिटी रखवाती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सिक्योरिटी 1 लाख रुपए की रखवाई है और उसके बदले जो लोन दिया गया है, मान लेते हैं कि 50 या 60,000 का दे दिया, तो ये जो गैप आता है इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल। यहाँ पे जितना लोन दिया जाता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जब ये मार्जिन को बढ़ा दिया जाएगा उससे क्या होगा? क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि 1 लाख के बदले 60,000 है जो लोन दिया गया, यानी कि सिक्योरिटी कितने की लिखवा ली? 1 लाख की, जबकि लोन कितने का दिया? 60,000 का। अगर मान लेते हैं कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, मान लेते हैं 1 लाख की सिक्योरिटी रखवा करके 40,000 का जो लोन दिया गया, तो यहाँ पे जो मार्जिन इनका क्या हो चुका है? बढ़ चुका है।
1,00,000 और 60,000 का गैप कितना है 40,000। ऐसे ही नेक्स्ट केस में 1,00,000 की सिक्योरिटी रखवा के 40,000 अगर लोन दिया गया तो मार्जिन कितना हो गया 60,000। जब मार्जिन बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी धीरे धीरे करके जो क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रेडिट कंट्रोल हो गया तो अपने आप जो इन्फ्लेशन है जो काबू में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमोनेटाइज कर देना ओल्ड करेंसी को, यानी कि जो पुरानी करेंसी है उसको डिमोनेटाइज कर दो, उसकी जगह जो नई करेंसी को है जो ले आओ। जब इन्फ्लेशन है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन क्रिएट कर देता है तो उस केस में गवर्नमेंट को डिमोनेटाइज करनी पड़ती है पुरानी करेंसी, उसकी जगह नए नोट है जो इशू करने पड़ते हैं। जो गवर्नमेंट है ये लिमिटेड अमाउंट तक है मतलब ही रिप्लेस करती है, एकदम से जो डिमोनेटाइजेशन नहीं कर सकती। जो गवर्नमेंट में अलो ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ ओल्ड करेंसी टू बी एक्सचेंज फॉर ए न्यू करेंसी, यानी कि लिमिटेड अमाउंट तक है जो पॉसिबल हो सकता है, सारी करेंसी एकदम से जो डिमोनेटाइजेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है फिस्कल मेजर। अब यहाँ तक तो हमने कवर किया मॉनेटरी मेजर जो कि बैंकों के थ्रू किए जाते हैं। अब आते हैं फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर जो किए जाते हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू किए जाते हैं। अब फिस्कल मेजर के थ्रू कैसे इन्फ्लेशन का कंट्रोल किया जा सकता है, तो सबसे पहले आता है डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दो। क्योंकि जब गवर्नमेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि रोड डैम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के ऊपर पैसा खर्च करती है, जिससे क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है। जैसे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है तो वैसे ही वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है। वैल्यू ऑफ मनी जैसी डाउन जाती है वैसे ही जो जनरल प्राइस लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इन्फ्लेशन है जो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कम करेगी, यानी कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्च किया था उनको कम कर देगी, जिससे सप्लाई ऑफ मनी का कंट्रोल किया जा सकता है और इन्फ्लेशन का जो काबू में किया जा सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन से घटा सकती है, जो नॉन इसेंशियल यानी कि जो ज़्यादा ज़रूरी खर्चे नहीं है गवर्नमेंट के लिए वो कम कर दे या वो ना करे खर्चे, जिससे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होने से सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल में आएगी और इन्फ्लेशन है जो काबू में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज इन पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट पब्लिक से उधारा पैसा लेते तो उसे पब्लिक डेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट पब्लिक डेट को बढ़ा देगी तो वैसे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा कम रह जाएगा खर्च करने के लिए। तो जब लोगों के पास पैसा कम रहेगा खर्च करने के लिए तो उनकी जो परचेजिंग पावर है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए वो कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, जिस कारण से इन्फ्लेशन का जो काबू में किया जा सकता है। गवर्नमेंट कैसे बढ़ाती है पब्लिक डेट को, इशू करके डिबेंचर्स और बॉन्ड। जब गवर्नमेंट ने डिबेंचर्स या बॉन्ड सेल करने होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो एक डिबेंचर या बॉन्ड सेल करते हैं जिससे क्या होता है कि सर्कुलेशन की मनी जो होती है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जिस कारण से सर्कुलेशन ऑफ मनी है जो इकॉनमी के अंदर वो कम रह जाती है और सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, डिमांड कम होती है, जिस कारण से इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट होता है डिले इन द पेमेंट ऑफ ऑल डेट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने पहले उधारे पैसे लिए हुए थे अब उनकी ड्यू डेट आ चुकी है, उनके पेमेंट का टाइम पीरियड आ चुका है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी डिले कर देगी उनकी पेमेंट के लिए जो उसने पैसा उधारा पहले लिया हुआ था। जिससे क्या होगा कि डिले करने से जो पोस्टपोन करने से जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है वो काबू में रहेगी, जिससे जब परचेजिंग पावर है जो लोगों की वो भी कंट्रोल में रहेगी और इन्फ्लेशन का जो काबू में किया जा सकता है। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा देती है गवर्नमेंट। क्या करती है पुराने जो टैक्सेस की रेट होते हैं उनको बढ़ा देती है और नए नए टैक्सेस है जो लगा देती है, जिससे क्या होता है कि लोगों का पैसा ज़्यादातर टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास चला जाता है और लोगों के पास खुद खर्च करने के लिए कम पैसा पड़ जाएगा, जिससे उनकी परचेजिंग पावर कंट्रोल हो जाएगी और डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो इस तरीके से लगाती है, इस तरीके से ध्यान में रख के लगाती है टैक्स को कि जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि प्रोडक्शन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है जो नहीं पड़ना चाहिए टैक्सेस का, तो गवर्नमेंट सोच समझ के इस तरीके से टैक्स का जो लागू करती है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी, अब हम जानते हैं बच्चों कि जैसे ही वैल्यू की मनी डाउन जाती है, यानी कि जैसे ही लोगों को पैसे की कदर है जो कम हो जाती है, वैसे ये जो महंगाई आनी शुरू हो जाती है। अगर इसके अपोजिट गवर्नमेंट काम कर दे, यानी कि ओवर वैल्यूएशन कर दे मनी का, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन के कारण महंगाई आई है, अगर ओवर वैल्यूएशन कर देगी मनी का गवर्नमेंट, उससे क्या होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और सेकेंडली जैसे ही ओवर वैल्यूएशन किया जाता है मनी का, वैसे ही इंपोर्ट को बढ़ावा मिलता है और एक्सपोर्ट है जो डिस्करेज हो जाते हैं।
लेस डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग और फिस्कल डेफिसिट दो कंसेप्ट को हम लेके चलते हैं। एक तो होती है बच्चों फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, एक होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट की रिवेन्यू से, यानी कि खर्चे तो ज़्यादा कर दिए और रिवेन्यू क्या गवर्नमेंट की कम है, तो यहाँ से फिस्कल डेफिसिट है जो आ गई है। अब गवर्नमेंट क्या करती है इस कमी को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग ऐसी तकनीक होती है जो अडॉप्ट की जाती है फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को कि मेरी फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करो? नए नोट छाप दो, नई करेंसी क्या कर दो? छाप दो। नई करेंसी जैसे ही आरबीआई द्वारा छापी जाती है वैसे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ने से क्या होता है कि जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो बढ़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, गुड्स की और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं, जिस कारण से इन्फ्लेशन है जो आ जाता है। अब यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को सजेशन दिया गया है कि आप क्या करो? डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम कर दो। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग कम कैसे हो सकती है? अगर गवर्नमेंट है जो बेफालतू के जो खर्च करते हैं इनको कम कर देगी, तो जब गवर्नमेंट ने अपने जो बेफालतू में खर्च किया उनको कंट्रोल कर लेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग कंट्रोल में आ जाएगी और इन्फ्लेशन का जो काबू में किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है अदर मेजर। अदर मेजर कहते हैं कि हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन आने का बड़ा कारण क्या होता है कि डिमांड का बढ़ जाना, यानी कि डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। जब गुड्स की सप्लाई कम हो जाती है डिमांड के कंपेरेटिवली तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं जिससे इन्फ्लेशन आ जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं रिडक्शन करना इफेक्टिव डिमांड को और इंक्रीज़ करना सप्लाई ऑफ गुड्स को कैसे किया जा सकता है? तो कहते हैं ये मेजर को अडॉप्ट करके किया जा सकता है। सबसे पहला प्रोडक्शन को बढ़ा दो, क्योंकि जो इन्फ्लेशन आई वो किस कारण से है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस कारण से प्राइस बढ़ गई हैं। तो ऑब्वियस है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को क्या करो? फिर सप्लाई ऑफ गुड्स को बढ़ा दो। तो यहाँ पे कहते हैं गुड्स को और सर्विसेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया जाए कि इंक्रीज़ कर दो प्रोडक्शन उन गुड्स का जिनकी डिमांड है जो बढ़ी हुई है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सके। जिन गुड्स के प्राइसेस है जो बिल्कुल रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहले उन गुड्स का जो प्रोडक्शन किया जाए जिससे इन्फ्लेशन को काबू में किया जाए। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो पब्लिक सेक्टर है उसको बढ़ावा दो, प्राइवेट सेक्टर को छूट दो, कुछ फैसिलिटीज़ दो इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट के लिए जिससे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिले, क्योंकि अकेला गवर्नमेंट सेक्टर है जो बढ़ी हुई डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। हमारी जो इकॉनमी है वो मिक्स्ड इकॉनमी के अंदर आती है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सपेंड करना चाहिए, अपना सेक्टर बढ़ाना चाहिए और पब्लिक सेक्टर को भी ऐसी ऐसी इंसेंटिव्स देनी चाहिए जिससे जो प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिले और दोनों मिलके सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलके जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाएं जिससे बड़ी हुई डिमांड को पूरा किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके इन्फ्लेशन को। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर कमर्शियल पॉलिसी। जो कमर्शियल पॉलिसी बनाई जाती है वो बढ़िया तरीके से बनाई जाए। कहते हैं कि ऐसी कमर्शियल पॉलिसी बनाओ जिससे जिन गुड्स की डिमांड बढ़ी हुई है उनके इंपोर्ट को बढ़ावा मिल जाए, यानी कि जिस गुड्स की डिमांड अपने देश में, अपने डोमेस्टिक कंट्री में ज़्यादा है, उस गुड्स को इंपोर्ट कर लो, बाहर से मंगवा लो ताकि वो डिमांड पूरी की जा सके। और सेकेंडली जिस गुड्स की डिमांड अपने डोमेस्टिक कंट्री में ज़्यादा है उस गुड्स के एक्सपोर्ट को कम कर दो ताकि अपने जो डोमेस्टिक कंट्री की डिमांड पहले पूरी की जा सके जिससे इन्फ्लेशन का जो काबू में लाया जा सके। नेक्स्ट आता है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऐसी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर लगाया जाए जिनका गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट होता है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पैसा लगाया है उसको कब रिटर्न होता है, यानी कि टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के अंदर वो हमारे पास वापस आ जाता है। क्योंकि जब
रॉ मटेरियल खरीदा जाता है तो कैश लग जाता है, फिर आगे रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर फिनिश गुड्स होती है, फिर आगे सेल किया जाता है, फिर आगे डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं, डेटर के बाद जाके कैश मिलता है। तो यहाँ पे जिन प्रोजेक्ट का गेस्टेशन पीरियड कम है उस प्रोजेक्ट के अंदर पहले पैसा लगा दो ताकि इन्फ्लेशन का जो काबू में किया जा सके। प्राइस कंट्रोल रेशनिंग का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर गवर्नमेंट उन गुड्स के प्राइसेस को कंट्रोल ना करे तो इंडस्ट्रियल क्या करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए उन गुड्स के प्राइसेस को हद से ज़्यादा कर देंगे ताकि अपना प्रॉफिट बढ़ा पाएँ। इस कारण से गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, जिससे क्या हो कि एक लिमिट तक का जो प्राइस चार्ज कर पाए इंडस्ट्रियल, जिससे कस्टमर का भी बेनिफिट हो और इंडस्ट्रियल का भी नुकसान है जो ना हो। नेक्स्ट आता है रेशनिंग। रेशनिंग का मतलब क्या होता है कि रेशनिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कंज्यूमर को जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है, वो फेयर प्राइस के ऊपर है जो अवेलेबल करवाई जाती है। यानी कि जो उसको ज़रूरत का सामान होता है वो उसको सही प्राइस के ऊपर अवेलेबल करवाया जाता है रेशनिंग के थ्रू। इनकरेजमेंट टू सेविंग को बढ़ावा दिया जाता है। जब इन्फ्लेशन आया हुआ है इकोनॉमी के अंदर तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे अट्रैक्टिव सेविंग स्कीम्स को लॉन्च करती है, जिसके अंदर कंपलसरी सेविंग स्कीम जो आती है, जैसे इशू कर देना 5 या फिर 10 ईयर प्राइस बॉन्ड वगैरह इशू कर देना, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, लोगों को इंड्यूस कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा सेव करो। क्योंकि जब लोग पैसा सेव करेंगे तो वो क्या करेंगे, खर्च कम करेंगे, जिस कारण से डिमांड है जो गुड्स और सर्विसेज की कम हो जाएगी और प्राइस है जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे और इन्फ्लेशन है जो काबू में आ जाएगी। कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहाँ पे सलाह दी जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी को कि जो डिविडेंड के रूप में है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ना किया जाए शेयर होल्डर को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड किस में से दिया जाता है, प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो यहाँ पे सजेशन दिया जाता है कंपनियों को कि डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, क्योंकि जब डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो शेयर होल्डर के पास पैसा आ जाता है, जिससे क्या होता है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होता है, प्राइजेज है जो ओवर हो जाते हैं और जिससे इन्फ्लेशन आ जाता है। अगर यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी अपने प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड के रूप में, जिससे शेयर होल्डर के पास पैसा कम आएगा, जिससे उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन का जो काबू में किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर वेज पॉलिसी। प्रॉपर वेज पॉलिसी का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट यूज़ करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर हाई वेज पॉलिसी होगी, इससे क्या होगा कि जो वेज अर्नर लोग होंगे उनके पास वेज का पैसा ज़्यादा आ गया तो उनकी जो परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादा खरीदेंगे, जिस कारण से क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो कहते हैं कि सप्लाई तो क्या शॉर्ट है, सप्लाई तो उतनी नहीं है जितनी डिमांड बढ़ गई है, जिस कारण से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फिर वेज के बढ़ने का, तो गवर्नमेंट कहती है प्रॉपर वेज पॉलिसी का इस्तेमाल करो। जब प्रॉपर वेज पॉलिसी इस्तेमाल की जाएगी उससे इन्फ्लेशन को काबू किया जाएगा, क्योंकि वेज अर्नर लोगों की जो वेज कंट्रोल की जाएगी तो उनकी अर्निंग कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन क्या आ जाएगा, काबू हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास पॉइंट्स बनते थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।